कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कि यशोदा माँ को उनकी बहुएं कविता और मोनिका ने किस तरह सताया। उन्होंने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें अपमानित किया और फिर घर से एक बेगाने की तरह व्यवहार किया। खाना तक ठीक से नहीं दिया, जिससे उन्हें भूखे सोना पड़ा। और जब यशोदा माँ मंदिर गई तब कैसे उन्हें वहां प्रदीप और सीता जी मिले। लेकिन जब वे वापस घर लौटी और अपने कमरे को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर ऐसा क्या था उस कमरे में? यशोदा माँ के साथ क्या हुआ? क्या उनके बेटे उनका साथ देंगे या फिर पति की सीख उनके काम आएगी? आगे क्या होगा, चलिए जानते हैं। इस कहानी के अगले भाग में कमरा पूरी तरह फैला हुआ था। बिस्तर अस्त व्यस्त था, उनकी अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था और कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। बीच कमरे में कविता और मोनिका कुछ खोजने में लगी हुई थी। दोनों की आंखों में गुस्सा था और उनकी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि वे किसी अहम चीज की तलाश में थी। यशोदा माँ हक्की बक्की रह गई। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके पूछा। कविता ने उनकी ओर गुस्से से देखा और झटके से खड़ी हो गई। अच्छा हुआ आप आ गई। अब साफ साफ बताइए, पैसे कहाँ रखे हैं? यशोदा माँ ने हैरानी से पूछा। कौन से पैसे? मोनिका ने ताने मारते हुए कहा, अरे वही 2,000 जो आपने चुराए हैं रसोई घर से। हमने पूरे घर में ढूंढा पर हमें कहीं नहीं मिले। यशोदा माँ को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उनकी खुद की बहुएं उन पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। यशोदा माँ की आवाज धीमी पड़ गई। तुम लोगों को होश भी है कि तुम अपनी ही सास पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो? कविता ने घूरते हुए कहा। अब हमें ही ज्ञान दोगी? देखो माँ जी, ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप पैसे निकाल कर दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। और अगर पैसे नहीं मिले तो देख लेना आपकी क्या हालत होती है। मोनिका ने ताना मारते हुए कहा। फिर मत कहना कि हमने पहले नहीं बताया। वैसे भी अब इस घर में आपकी जरूरत ही क्या है? यशोदा माँ कांप गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे किस गुनाह की सजा भुगत रही है। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैंने सच में कोई पैसे नहीं लिए। तुम लोग मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। यशोदा माँ का कलेजा छलनी हो गया। उन्होंने उम्मीद से दरवाजे की ओर देखा कि शायद उनके बेटे आकर उनकी बात सुने, लेकिन घर में किसी को भी ये जानने की परवाह नहीं थी कि उनकी माँ पर क्या गुजर रही है। फिर यशोदा माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की। कविता ने ठहाका लगाते हुए कहा। अरे वाह, अब तो आप खुद को बेगुनाह साबित करने में लग गई। अगर आपने पैसे नहीं लिए तो फिर कौन ले गया? क्या पैसे हवा में उड़ गए? पूरे घर में हमने देख लिया, हर जगह छानबीन कर ली, लेकिन पैसे नहीं मिले। अब तो साफ है कि वह पैसे आपके पास ही हैं। मोनिका ने तंज कसते हुए कहा। अब इस तरह मासूम बनने से कुछ नहीं होगा माँ जी। अगर पैसे नहीं मिले तो घर में आपका रहना मुश्किल कर देंगे। यशोदा माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी चारपाई की ओर देखा और भारी कदमों से जाकर उस पर बैठ गई। उनकी बूढ़ी आंखें बहुओं के चेहरे पर टिकी थी, लेकिन वहां उनके सम्मान या प्रेम की एक बूंद भी नहीं थी। कविता गुस्से में तिल मिला रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे झटके से यशोदा माँ का थैला उनके हाथ से छीन लिया और बोली, देखती हूँ इसमें क्या है। हो सकता है पैसे यही छुपाए हों। यशोदा माँ घबरा कर बोली, नहीं बहू, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी कुछ पुरानी चीजें हैं। लेकिन कविता ने उनकी एक नहीं सुनी। उसने तेजी से थैले की गांठ खोली और उसका सारा सामान जमीन पर उलट दिया। थैले में बस कुछ पुराने कपड़े, एक फटी पुरानी चादर और एक छोटा सा आईना और एक तस्वीर सीताराम जी की थी। मोनिका ने तस्वीर को जमीन पर पड़ा देखा और उपेक्षा से बोली, हद है, इसमें पैसे नहीं बल्कि
ये सब फालतू की चीजें भरी पड़ी हैं। कविता ने तिरस्कार से कहा, मुझे तो लग रहा था कि इसमें पैसे होंगे, लेकिन निकला क्या, ये बेकार का सामान। उसने गुस्से में सारा सामान ठोकर मारकर बिखेर दिया। यशोदा माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से जमीन पर बिखरी चीजों को देखने की कोशिश की। तभी उनकी नजर उन फलों पर पड़ी जो सीता जी ने उन्हें दिए थे। कुछ सेब और केले जमीन पर लुढ़क गए थे, जिन्हें देखकर कविता और मोनिका की आंखें चमक उठी। कविता गुस्से से बोली, कह रही थी कि मैंने पैसे नहीं लिए। अगर पैसे नहीं लिए तो ये सेब और केले कहाँ से आए? क्या इनको पेड़ से तोड़कर लाई हो? मोनिका भी झट से बोली, बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। यशोदा माँ हकलाते हुए बोली, ये फल मैंने नहीं खरीदे, सीता ने। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही कविता ने बीच में टोक दिया, अच्छा अब झूठ भी बोलोगी? वो तुम्हारी सहेली तुम्हें क्यों फल देगी? मोनिका ने ताना मारते हुए बोली, क्यों नहीं देगी? अब घर में भीख मांगने की नौबत जो आ गई है। यशोदा माँ ने बेबस होकर कहा, बेटा जब सीता मुझे फल दे रही थी तब मैंने मना किया था, लेकिन मेरे मना करने पर भी उसने रख दिए। कविता ने घूरते हुए कहा, ओह तो अब चोरी करने के साथ साथ बहाने भी बनाने लगी हो। फिर मोनिका ने जमीन पर गिरे फलों को देखा और नाक चढ़ाते हुए कहा, वैसे भी ये सड़े गले फल हमारे किसी काम के नहीं। उसने लात मारकर सेब को दूर फेंक दिया। बस करो, यशोदा माँ ने अचानक कठोर स्वर में कहा, बहुत सुन लिया मैंने, अब और नहीं। उनको गुस्से में देखकर मोनिका और कविता ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कंधे उचकाते हुए वहां से चली गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर उन्होंने जमीन से सीताराम जी की तस्वीर उठाई और अपने सीने से लगा ली। उनके होठ कांप रहे थे, आंखों में दर्द था। उन्होंने थैले के बाकी सामान को समेटा और धीरे से चारपाई पर बैठ गई। यशोदा माँ फटी आंखों से अपने चारों ओर बिखरी चीजों को देख रही थी। आज उनके पास सिर्फ आंसू थे और एक गहरा दर्द जो अब उनके जीने का हिस्सा बन चुका था। यशोदा माँ की आंखें गीली थी, लेकिन अब उनमें एक अजीब सी शांति भी थी, क्योंकि आज पहली बार उन्होंने अपनी बहुओं को गुस्से में कुछ बोला था। उन्होंने सीताराम जी की तस्वीर अपने हाथों में ली और चारपाई पर बैठकर उसे निहारते हुए बोली, देख रहे हो ना तुम्हारी यशोदा कितनी बेबस हो गई है। उनकी आवाज कांप रही थी। फिर उन्होंने तस्वीर को अपनी गोद में रखा और हल्के हाथों से उसे सहलाने लगी, जैसे कोई खोया हुआ अपनापन वापस पाने की कोशिश कर रही हो। पहले भी मुश्किलें आई थी, लेकिन तब तुम थे संभालने के लिए, अब मैं अकेली हूँ। कमरे के बाहर अभी भी कविता और मोनिका आपस में फुसफुसा रही थी, चलो कम से कम पैसे नहीं मिले तो ना सही, लेकिन इनके ऊपर हमने अपनी भड़ास तो निकाल ली। अब माँ जी ज्यादा ड्रामा नहीं कर पाएंगी। फिर मोनिका हंसते हुए बोली, इन्हें सबक सिखाना जरूरी था। अगर ऐसा ना करते तो पता नहीं और कितनों से भीख मांगने चली जाती। यशोदा माँ ने उनकी बातें सुन ली, लेकिन अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह सिर्फ तस्वीर को देखती रही, मानो उससे कोई उम्मीद लगा रही हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन अपने ही घर में मैं पराई बन जाऊंगी। आंसू उनकी आंखों से गिरकर तस्वीर के कांच पर फैल गए। उन्होंने जल्दी से आंचल से उन्हें पोंछा और तस्वीर को धीरे से अलमारी में रख दिया। फिर खुद को संभालते हुए बिस्तर पर लेट गई। शाम का अंधेरा धीरे धीरे कमरे में घिरने लगा था। यशोदा माँ का मन अब किसी और ही दिशा में भटक रहा था। अब और नहीं, मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे नहीं रह सकती। उन्होंने मन ही मन एक फैसला किया। लेकिन आखिर क्या फैसला किया यशोदा माँ ने? यशोदा माँ धीरे धीरे उठी और कांपते हाथों से अलमारी के कोने में रखे पुराने टीन के डिब्बे को बाहर निकाला। उनकी आंखों में बेचैनी थी, मानो कोई बहुत जरूरी चीज उसमें रखी हो।
जिसे हर हाल में पाना चाहती थी। उनके कांपते हाथों ने धीरे धीरे डिब्बे का ढक्कन खोला। अंदर कुछ पुराने कागजात, कुछ सिक्के और एक माला रखी हुई थी। लेकिन यशोदा माँ की नजरें किसी और चीज को खोज रही थी। उन्होंने डिब्बे में हाथ डाला और चीजों को इधर उधर करने लगी। उनकी उंगलियां किसी खास चीज को टिटोल रही थी। फिर अचानक उन्हें एक ऐसी ठंडी धातु की चीज महसूस हुई, एक चाबी हो। यशोदा माँ ने उस छोटी सी चाबी को अपनी हथेलियों में कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई। ये वही चाबी थी जो सीताराम जी ने उन्हें सालों पहले दी थी। यशोदा, ये चाबी संभाल कर रखना, इसमें तुम्हारे नाम का हक है। सीताराम जी की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। उन्होंने धीरे धीरे चाबी को सहलाया और फिर उसे कसकर पकड़ लिया। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। कहीं इस चाबी का राज ही तो मेरी तकलीफों का हल नहीं। उन्होंने मन ही मन सोचा। वह कुछ देर तक चाबी को हथेलियों में दबाए बैठी, जैसे सीताराम जी की कही बातों को याद कर रही हो। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से बुदबुदाई, अब वक्त आ गया है। यशोदा माँ के दिमाग में तरह तरह के ख्याल उमड़ने लगे। ये चाबी सीताराम जी ने उन्हें क्यों दी थी और उन्होंने इसे इतना संभाल कर रखने को क्यों कहा था? इसमें तुम्हारे नाम का हक है। सीताराम जी की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। वह धीरे धीरे अतीत की यादों में खोने लगी। सीताराम जी हमेशा कहते थे कि वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यशोदा माँ को एक खास सीख देकर गए थे। देखो यशोदा, इंसान का स्वभाव वक्त के साथ बदल सकता है। जो आज हमको सिर पर बिठाते हैं, कल वही पराये भी बना सकते हैं। लेकिन तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता। अगर कभी वक्त बदल जाए और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, तो इस चाबी का इस्तेमाल करना। यशोदा माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या सीताराम जी ने पहले ही सब देख लिया था? क्या उन्हें पता था कि एक दिन उनके अपने ही बेटे बहुएं उनके साथ ऐसा करेंगे? उन्होंने कांपते हाथों से चाबी को और कसकर पकड़ लिया। ये चाबी शायद उनके उस हक से जुड़ी थी जिसे उनके अपने ही बेटे बहुए ने उनसे छीन लिया था। क्या इस चाबी के पीछे कोई दस्तावेज है? क्या सीताराम जी ने मेरी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किया था? उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उन्हें इस चाबी की सच्चाई जाननी थी। उन्हें पता करना था कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो सीताराम जी ने इसे इतने सालों तक संभाल कर रखने को कहा। यशोदा माँ की आंखों में अब तक आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक अलग ही भाव था, जैसे कोई उम्मीद की किरण दिख गई हो। उन्होंने कांपते हाथों से चाबी को पकड़ते हुए सोचा, क्या यह वही चाबी है जो सीताराम जी ने मुझे दी थी? तभी अचानक उन्हें वह दिन याद आया जब सीताराम जी ने ये चाबी उनके हाथ में देते हुए कहा था, यशोदा, ये चाबी सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे संभाल कर रखना। अगर कभी जरूरत पड़े तो बैंक जाकर इसे बैंक मैनेजर को दिखाना। वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा। आखिर इसमें क्या है? सीताराम जी ने ऐसा क्यों कहा था? पर अभी वह कुछ नहीं समझ पा रही थी। उन्हें बस इतना याद था कि उनके पति ने इस चाबी को लेकर बहुत गंभीरता से बात की थी। उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और चाबी को अपने दुपट्टे के छोर से बांध लिया। पहले मुझे बैंक जाना होगा, वहां जाकर ही सच का पता चलेगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, लेकिन अभी किसी को इस चाबी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उन्होंने जल्दी से डिब्बे को वापस अपनी अलमारी में रखा और जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वैसे ही जाकर अपनी चारपाई पर बैठ गई। रात गहरी हो चुकी थी। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था, लेकिन यशोदा माँ के पेट में उठती भूख की हलचल इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। दिन भर की थकान और भूख के बावजूद बहू कविता ने रात के खाने के लिए एक बार भी नहीं पूछा। यशोदा माँ को अब इसकी आदत पड़ चुकी थी, लेकिन आज उन्हें भूख कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही थी।
चारपाई पर लेटे उन्होंने कई बार करवट बदली, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। पेट में दर्द सा होने लगा था, पर वह जानती थी कि अब इस घर में उनसे कोई ये पूछने नहीं आएगा कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। अब तो बस सुबह होने का इंतजार है, उन्होंने खुद से कहा और गहरी सांस भरकर आंखें बंद कर ली। लेकिन इस वक्त उनके मन में बस एक ही बात चल रही थी, सुबह होते ही बैंक जाकर देखना होगा कि इस चाबी का राज क्या है। थोड़ी ही देर बाद थकान से उनकी आंखें भारी होने लगी और आखिरकार भूख से तड़पते हुए वह कब नींद के आगोश में चली गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी, लेकिन यशोदा माँ की आंखें पहले ही खुल चुकी थी। शायद भूख की वजह से या शायद उन अनगिनत सवालों की वजह से जो रात भर उनके मन से उमड़ते रहे। उन्होंने धीरे धीरे अपने थके हुए शरीर को उठाया और चारपाई से नीचे उतरी। कमरे में नजर दौड़ाई। कल रात का ही बिखरा हुआ सामान अब भी वैसे का वैसे पड़ा था, लेकिन अब इन सब से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके मन में बस एक ही बात थी, आज बैंक जाकर इस चाबी का सच जानना है। उन्होंने जल्दी से चाबी को अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया और अपना पुराना सा थैला कंधे पर टांगा और फिर धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंची। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने कविता खड़ी थी। कहाँ जा रही हो माँ जी? कविता ने संदेह से पूछा। यशोदा माँ ने एक पल को सोचा, फिर शांत स्वर में बोली, मंदिर जा रही हूँ। कविता ने उन्हें सिर से पांव तक घूरा, फिर आंखें कोड़ते हुए बोली, मुझे तो लगता है आप मंदिर नहीं कहीं और ही जा रही हो। पता नहीं अब कौन सा नया ड्रामा करने जा रही हो। यशोदा माँ ने कुछ नहीं कहा, बस एक फीकी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। तभी दरवाजे के पास खड़ा नरेश, जो अब तक ये सब चुपचाप देख रहा था, उसने भी कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा, बस अपनी माँ को जाते हुए देखता रहा। दरवाजे से बाहर कदम रखते ही उन्हें सुबह की ठंडी हवा का एहसास हुआ। शायद मेरी किस्मत भी आज इस ठंडी हवा की तरह कुछ राहत लेकर आए, उन्होंने खुद से कहा और तेज कदमों से बैंक की ओर बढ़ गई। यशोदा माँ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बैंक की ओर चल पड़ी। उनके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। क्या ये चाबी सच में उनकी जिंदगी बदल देगी? क्या सीताराम जी ने जो कहा था वह सच होगा? जब वह बैंक पहुंची तो वहां काफी भीड़ थी। वह धीरे धीरे लाइन में लग गई। कुछ देर के बाद उनका नंबर आया तो उन्होंने सामने बैठे मैनेजर से कहा, बेटा, मुझे मेरे पति सीताराम जी ने ये चाबी दी थी। उन्होंने कहा था कि इसे बैंक में दिखाना। मैनेजर ने चाबी को ध्यान से देखा और फिर स्क्रीन पर कुछ चेक करने लगा। कुछ ही पलों में उसका चेहरा हैरानी से भर गया। वो तुरंत उठकर अंदर कैबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह लौटा तो उसके साथ बैंक का एक और अधिकारी था। उसने यशोदा माँ से कहा, माँ जी, आप हमारे साथ आइए, आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। यशोदा माँ का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अधिकारी के साथ अंदर कैबिन में चली गई, जहां कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। यशोदा माँ ऑफिस के अंदर गई। वहां बैंक मैनेजर के साथ एक और अधिकारी बैठा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अधिकारी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और विनम्रता से कहा, माँ जी, कृपया बैठिए, हमें आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। यशोदा माँ थोड़ा घबराई हुई थी। उनके जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बैंक के अधिकारी इस तरह उनका सम्मान करें। उन्होंने धीरे से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे पति ने बस कहा था कि ये चाबी बैंक में दिखानी है। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, ये कोई साधारण चाबी नहीं है। ये आपके पति सीताराम जी के द्वारा सालों पहले खुलवाए गए एक लॉकर की चाबी है। लॉकर? यशोदा माँ हैरानी से बोली। दूसरे अधिकारी ने कहा, माँ जी, ये लॉकर
आपके नाम पर है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें रखी हुई हैं। हमें आपकी पहचान सत्यापित करनी होगी। बैंक के नियम बहुत सख्त होते हैं। हमें आपके पहचान पत्र की जरूरत होगी। यशोदा माँ हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, मैं ये पहले से जानती थी। मेरे पति ने कहा था कि जब भी इस चाबी को लेकर बैंक जाओ तो अपना आधार कार्ड और पहचान पत्र जरूर साथ लाओ। इतना कहकर उन्होंने अपने थैले में हाथ डाला और आधार कार्ड निकालकर बैंक अधिकारी को थमा दिया। यशोदा माँ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनके पति सीताराम जी ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था कि बैंक में उनके नाम पर कोई लॉकर है। उनके मन में सवाल उमड़ने लगे कि आखिर इसमें क्या होगा। मैनेजर ने पहचान की प्रक्रिया पूरी की और एक कर्मचारी को बुलाया। वह उन्हें लॉकर रूम तक लेकर गया। बड़े बड़े लोहे के लॉकर कतार में लगे थे। कर्मचारी ने उन्हें एक खास लॉकर के सामने रोका और धीरे से कहा, माँ जी, यही आपका लॉकर है। आप अपनी चाबी से इसे खोल सकती हैं। यशोदा माँ के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से चाबी ताले में डाली और हल्का सा घुमाया। एक हल्की टक की आवाज हुई और लॉकर खुल गया। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। लॉकर में सीताराम जी द्वारा संजो कर रखी गई चीजें थी। कुछ गहने, जमीन जायदाद के कागजात और एक बड़ा सा लिफाफा जिस पर लिखा था यशोदा के लिए। यशोदा माँ की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से लिफाफा निकाला और उसे खोला। अंदर एक चिट्ठी थी जो उनके पति सीताराम जी ने अपने हाथों से लिखी थी। प्रिय यशोदा, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रही कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मैंने जो कुछ भी कमाया उसे तुम्हारे नाम कर दिया। ये लॉकर तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। इस लॉकर में रखे गहने, जमीन के कागजात और बैंक में जमा पैसे अब तुम्हारे हैं। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यशोदा माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें सीताराम जी की कही हर एक बात याद आने लगी। उनके दिल में एक नई ताकत आ गई। अब वह किसी की मोहताज नहीं थी। यशोदा माँ की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आत्मविश्वास के थे। उन्होंने सीताराम जी की चिट्ठी को सीने से लगाया और गहरी सांस ली। उनकी जिंदगी में जो दुखों का सिलसिला चल रहा था, आज उसे तोड़ने की शक्ति मिल गई थी। उन्होंने लॉकर में रखे गहने और कागजात को ध्यान से देखा। बैंक में जमा राशि भी अच्छी खासी थी। मैनेजर ने धीरे से कहा, माँ जी, आप चाहें तो इसे अपनी सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हैं या फिर जरूरत हो तो कुछ निकाल सकती हैं। यशोदा माँ ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे थोड़े पैसे निकालने हैं और बाकी मैं अकाउंट में ट्रांसफर करवाना चाहती हूँ। मैनेजर उनकी बात सुनकर मुस्कुराया। वह समझ चुका था कि यह सिर्फ एक साधारण वृद्धा नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला है जो जीवन के हर संघर्ष को सहकर भी अपने सम्मान को बनाए रखना चाहती है। थोड़ी ही देर में पैसे उनके खाते में जमा कर दिए गए और कुछ राशि नगद उनके हाथों में थी। उन्होंने कागजात और गहनों को अच्छी तरह से समेटा और बैग में रखा। जब वह बैंक से बाहर निकली तो सूरज तेज चमक रहा था, मानो ये संकेत था कि उनके जीवन का अंधेरा अब छुटने वाला है। उन्होंने ठान लिया था कि अब वह किसी के भी तानों और जली कटी बातों का बोझ नहीं उठाएगी। बैंक से बाहर आते ही यशोदा माँ ने एक गहरी सांस ली। उनके हाथ में बैंक का बैग था जिसमें उनके पति सीताराम जी की दी हुई संपत्ति का दस्तावेज और कुछ जरूरी नगद राशि थी। लेकिन उनके दिल में अब कोई बोझ नहीं था। अब कहाँ जाना चाहिए, उन्होंने खुद से सवाल किया। घर लौटने का तो सवाल ही नहीं था। वहां सिर्फ अपमान और उपेक्षा थी। अब जब उन्होंने खुद को स्वतंत्र कर लिया था तो उन्हें अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी थी। तभी किसी ने पीछे से पुकारा, माँ जी। उन्होंने पलट कर देखा, प्रदीप, वही प्रदीप जिसने कुछ दिनों पहले उनकी हालत देखकर चिंता जताई थी। वह हड़बड़ाया
हुआ उनके पास आया। माँ जी, आप यहाँ बैंक में? यशोदा माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, जरूरी काम था। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। प्रदीप ने उनकी आंखों में आत्मविश्वास देखा, लेकिन अकेलेपन की हल्की सी झलक भी महसूस हुई। वह तुरंत बोला, माँ जी, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलिए। मैंने पहले भी कहा था। यशोदा माँ ने उसे देखा। प्रदीप के शब्द सच्चे लगे, लेकिन वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। बेटा, मैं अब अपने लिए जीना चाहती हूँ, किसी पर आश्रित नहीं होना चाहती। प्रदीप ने मुस्कुराकर कहा, किसने कहा है कि आप आश्रित होंगी? माँ का घर उनका अपना होता है। आपको जब तक लगे कि रहना है तब तक रहिए, और जब मन करे अपनी राह चुन लेना। लेकिन एक शर्त है, पहले मेरे साथ चलिए। आरती भी आपको याद कर रही थी। आरती प्रदीप की पत्नी। जिस दिन प्रदीप ने उन्हें अपनाने की बात कही थी, उसी दिन आरती ने भी भावुक होकर कहा था कि वे अब से उनकी माँ है। ठीक है बेटा, लेकिन सिर्फ कुछ दिन के लिए, उन्होंने कहा। जब प्रदीप और यशोदा माँ घर पहुंचे तो दरवाजे पर ही आरती खड़ी थी, हाथ में पूजा की थाली ली। उसने झट से उनका स्वागत किया और प्यार से कहा, माँ, अब और चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अब आप हमारे साथ हैं। घर में घुसते ही उन्हें एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। कहीं कोई ताने नहीं थे, कोई उपेक्षा नहीं थी। डाइनिंग टेबल पर आरती ने खुद अपने हाथों से उनके लिए खाना परोसा। माँ, मैंने आपकी पसंद की अरहर की दाल और पूरी बनाई है। आपको पसंद है ना? यशोदा माँ की आंखें नम हो गई। बेटा, मुझे क्या पसंद है ये जानने वाला कोई बहुत पहले चला गया था। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये घर आपका ही है माँ। रात को अपने कमरे में बैठी यशोदा माँ ने बैंक की फाइल को फिर से खोला। उनके पास अब एक नई जिंदगी थी, लेकिन वे इसे सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहती थी। प्रदीप और आरती के सामने उन्होंने अपना फैसला सुनाया। मैं अब इस संपत्ति का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करना चाहती हूँ जो मेरी तरह बेघर हो जाते हैं। मैं एक आश्रय गृह खोलूंगी जहाँ बुजुर्गों का सम्मान के साथ रहने का अधिकार मिलेगा। प्रदीप और आरती गर्व से उनकी ओर देख रहे थे। प्रदीप ने कहा, माँ, ये तो कमाल का विचार है। यशोदा माँ ने एक लंबी सांस ली। अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहूंगी, मैं दूसरों के लिए भी जीऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ जरूरी फैसला लेना है। यशोदा माँ ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं उस घर में जाऊंगी। फिर अचानक चुप हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रदीप और आरती उनकी आंखों से झलकते भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यशोदा माँ ने अपने आंसुओं को रोकते हुए दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, तुम बस मुझे कल किसी अच्छे वकील के पास ले चलना। यशोदा माँ की आंखों में अब कोई डर नहीं था। अब वे एक नई सुबह के लिए तैयार थी। एक ऐसी सुबह जो उनके आत्मसम्मान और अधिकारों की नई कहानी लिखेगी। शाम हो चुकी थी, लेकिन यशोदा माँ का कोई पता नहीं था। मुकेश, कविता, राजेश और मोनिका अब बेचैन होने लगे थे। माँ अब तक नहीं आई, ये क्या बात हुई? कविता ने चिंता और झुंझुलाहट भरे स्वर में कहा। राजेश ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ भाभी, सुबह मंदिर जाने का कहकर गई थी, लेकिन अब तो रात होने को आई है। मुकेश, जो अब तक चुप बैठा था, गहरी आवाज में बोला, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? कविता ने आंखें घुमाते हुए कहा, ए जी छोड़िए, ऐसे भी कोई बात नहीं है। हो सकता है किसी सहेली से मिलने चली गई हो, या फिर हमसे नाराज होकर कहीं बैठ गई हो। मोनिका, जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, पर माँ ऐसे कभी नहीं करती। चाहे कितनी भी देर हो जाए, वह बिना बताए किसी के घर नहीं रुकती। कहीं सच में कुछ गलत तो नहीं हो गया? अब तक जिन लोगों को यशोदा माँ की मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता था, वही अब बेचैनी से दरवाजे की ओर देख रहे थे। रात भर जब यशोदा माँ घर नहीं आई, तो मुकेश और राजेश को चिंता होने लगी। सुबह होते ही दोनों अपने आस पड़ोस में पूछताछ करने लगे, लेकिन किसी को भी यशोदा माँ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
उनकी कोई सहेली भी ऐसी नहीं थी जिसके यहाँ वह रात भर रुकती। अब माहौल में घबराहट बढ़ने लगी थी। मोनिका ने चिंतित स्वर से कहा, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। आखिर माँ पूरे दिन से लापता है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। लेकिन कविता तुरंत बोल पड़ी, अरे क्या बात कर रही हो, पुलिस में भूल कर भी हम नहीं जा सकते। पुलिस तो उल्टा हमें ही शक की निगाहों से देखेगी, पूछेगी कि तुम लोगों ने सुबह से अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई, फिर ना जाने कैसी कैसी बातें बनाएगी। राजेश ने भी सहमति में सिर हिलाया, हाँ भाभी ठीक कह रही हो, माँ बुजुर्ग है, हो सकता है कहीं रास्ता भटक गई हो या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई हो। पहले हमें खुद ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। कविता ने लापरवाही से हाथ झाड़ते हुए कहा, अरे चली गई होगी किसी के साथ, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई छोटी बच्ची नहीं है, वह आ जाएगी खुद ब खुद। वैसे भी उनका हमारे सिवा कौन है, और उस बुढ़िया को वैसे भी कौन रखेगा अपने पास। राजेश ने तुरंत ऐतराज जताया, भाभी कम से कम थोड़ी इज्जत से तो बात करो, आखिर वो हमारी माँ है। कविता बोली, जानती हूँ कि वो तुम लोगों की माँ है, लेकिन बताओ भला कोई ऐसे बिना बताए जाता है क्या? और फिर इतनी रात तक भी वापस ना आए तो क्या समझा जाए? मुकेश जो अब तक चुप था, धीरे धीरे कविता की बातों से सहमत होने लगा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रही हो कविता, हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ कहीं भी गई हो, जब लौटना होगा खुद ही आ जाएगी। कविता ने लंबी सांस लेते हुए कहा, चलो अब ये सब छोड़ो और खाना लगाओ, सुबह तक देखेंगे, अगर माँ नहीं आई तो फिर सोचेंगे कि क्या करना है। मुकेश ने भी हामी भर दी, हाँ अब इस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता, भूख भी लगी है, पहले खाना खा लेते हैं। राजेश ने हल्का सा विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन भाई माँ अब तक कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रही। कविता ने तुरंत बात काट दी, बस बस अब ज्यादा इमोशनल मत बनो, जब लौट कर आएगी तब देखेंगे, अभी इस बेकार की बात में वक्त मत खराब करो। ऐसा लग रहा था जैसे सब ने मान लिया था कि माँ का लौटना अब जरूरी भी नहीं। यशोदा माँ आज आराम से सो रही थी। इतने दिनों बाद उन्होंने भरपेट खाना जो खाया था, उनके चेहरे पर एक सुकून था जो शायद बहुत वक्त बाद आया था। सुबह हुई तो आरती उनके पास आकर प्यार से बोली, माँ सुबह हो गई है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। यशोदा माँ धीरे धीरे उठी और आरती की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना उनके लिए सोच रहा हो, उनकी परवाह कर रहा हो। वह बिस्तर से उठी और वॉशरूम में जाकर हाथ मुंह धोने लगी। बाहर आई तो देखा कि टेबल पर गर्मा गर्म परांठे, दही और चाय रखी हुई थी। आरती प्यार से बोली, माँ बैठिए, आज मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। यशोदा माँ की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कांपते हाथों से आरती का हाथ थामा और कहा, बेटा जितना प्यार तू मुझसे दे रही है, काश मेरी बहुएं भी मुझे थोड़ा सा मान देती तो शायद आज ये दिन नहीं देखनी पड़ती। आरती ने झुककर उनके पैर छुए और बोली, माँ जो हुआ उसे भूल जाइए, अब आप हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं और हम आपको हमेशा खुश रखेंगे। यशोदा माँ ने सर पर हाथ फेरा और पहली बार दिल से मुस्कुराई, लेकिन उनके मन में एक दृढ़ निश्चय था, अब उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना था। नाश्ता करने के बाद यशोदा माँ ने आरती और प्रदीप को देखा और बोली, बेटा अब मुझे अपने हक के लिए खड़ा होना होगा, आज मुझे किसी अच्छे वकील के पास ले चलो। प्रदीप ने मुस्कुरा कर कहा, माँ मैंने पहले ही एक वकील से बात कर ली है, वह बहुत अच्छे और अनुभवी हैं, हम अभी उनके पास चलते हैं। यशोदा माँ ने सिर हिलाया और अपना दुपट्टा ठीक किया। उनके चेहरे पर अब पहले वाली लाचारी नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास झलक रहा था। प्रदीप ने गाड़ी निकाली और दोनों वकील की दफ्तर की ओर चल दिए। वकील ने यशोदा माँ की बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में बोला, माँ जी
क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? यशोदा माँ की आंखों में अब कोई संकोच नहीं था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ वकील साहब, मैं सिर्फ संपत्ति से बेदखल करने के कागजात नहीं बनवाना चाहती, बल्कि मैं अखबार में एक विज्ञापन भी देना चाहती हूँ कि मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटों का अब मेरी संपत्ति और मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर रही हूँ और आज के बाद उनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। प्रदीप उनकी बात सुनकर सन्न रह गया। उसने तुरंत कहा, माँ जी, आप इतना बड़ा कदम, क्या आप सच में ऐसा चाहती हैं? यशोदा माँ की आंखों में आंसू थे, पर वह कमजोरी के नहीं बल्कि हिम्मत के आंसू थे। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, जिस माँ को अपने ही घर में रोटी के दो टुकड़े नसीब ना हो, जिसे अपनी ही औलाद ठुकरा दे, उसे अब किसी मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। मैं अब एक नया जीवन शुरू करना चाहती हूँ, जहाँ सम्मान और प्यार हो, लालच और बेइज्जती नहीं। वकील ने सर झुका लिया और बोला, ठीक है माँ जी, मैं अभी कानूनी दस्तावेज तैयार करवाता हूँ और अखबार में विज्ञापन देने की प्रक्रिया को शुरू करवा देता हूँ। प्रदीप ने माँ का हाथ थामा और बोला, माँ, आज आपने सच में साबित कर दिया कि एक माँ अगर प्यार से किसी को जन्म दे सकती है तो जरूरत पड़ने पर उससे खुद को अलग भी कर सकती है। यशोदा माँ ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं अपने पति के सिखाए रास्तों पर ही चलूंगी। जब सारी उम्मीदें टूट गई, तब भी एक वही थे जिन्होंने मुझे जीने की नई राह दिखाई थी। उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया था कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। प्रदीप ने कहा, और अब आप अकेले नहीं हैं माँ, मैं और आरती हमेशा आपके साथ हैं। यशोदा माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आत्म सम्मान और उम्मीद के थे। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ बेटा, अब मैं अपने लिए जीऊंगी, अपने स्वाभिमान के साथ, बिना किसी डर के। अब वह अपने नए सफर के लिए तैयार थी, एक सफर जो सम्मान, आत्मनिर्भरता और अस्तित्व की पहचान के साथ आगे बढ़ने वाला था। वकील ने सभी कागज तैयार कर दिए और कहा, यशोदा जी, अब सिर्फ आपको इन दस्तावेज पर साइन करने हैं और ये कानूनी रूप से मान्य हो जाएंगे। उसके बाद आपके बेटों का आपकी संपत्ति पर कोई हक नहीं रहेगा। यशोदा माँ ने एक नजर उन कागजों पर डाली। सालों की तकलीफ, अपमान और अकेलेपन का दर्द उनकी आंखों में उतर आया, लेकिन इस बार उनके हाथ नहीं कांपे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। प्रदीप और आरती गौर से देख रहे थे। वकील ने कागज संभालते हुए कहा, अब आप निश्चिंत रहिए, कल सुबह तक ये खबर अखबार में प्रकाशित हो जाएगी और कानूनी रूप से भी आपके बेटों का आपसे कोई संबंध नहीं रहेगा। वकील के ऑफिस से बाहर निकलते हुए प्रदीप ने माँ से पूछा, अब आप क्या करना चाहती हैं माँ? मुझे सबसे पहले कल अपने घर जाना है। प्रदीप के साथ रहते हुए ही यशोदा माँ ने अपने आत्मसम्मान को वापस पाया। वह अब किसी के तानों से कमजोर पड़ने वाली औरत नहीं रही। उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपनी तकलीफों से नहीं बल्कि अपने फैसलों से जिंदगी, और सबसे पहला फैसला था अपने बेटों को उनकी औकात दिखाने का। सुबह की हल्की धूप में यशोदा माँ ने अपने हाथ में एक अखबार पकड़ा, जिसका एक कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था। उनकी आंखों में आज ना तो दुख था और ना ही कोई ममता, सिर्फ एक कठोर फैसला। वे प्रदीप के साथ अपनी उसी कोठी के सामने खड़ी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर दरवाजे पर दो जोर से दस्तक दी। दरवाजा खुला तो सामने कविता और मोनिका खड़ी थी। उन्होंने जैसे ही यशोदा माँ को देखा, तभी कविता ताना मारते हुए बोली, अरे आप आ गई, कहाँ थी 2 दिन तक? पीछे से उनके बेटे भी आ गए, वे भी हैरान थे। मुकेश बोला, माँ, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे किसी के घर भी रह लेती हो। यशोदा माँ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान ठंडी थी, एक तूफान से पहले की शांति जैसी। उन्होंने धीरे से अखबार उनकी ओर बढ़ाया। यशोदा माँ सख्त आवाज में बोली, पढ़ो इसे। बेटे ने अखबार लिया और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया,
उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। मैं यशोदा देवी अपने दोनों बेटों और बहुओं से हर तरह का नाता तोड़ रही हूँ। वे अब मेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं हैं। मेरी पूरी संपत्ति और घर सिर्फ मेरे नाम पर है और मैंने कानूनी रूप से तय कर लिया है कि मेरी मौत के बाद भी उन्हें इससे कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जो लोग मुझे अपने घर में नहीं रख सकते, वे मेरे धन के भी हकदार नहीं हो सकते। ये देख बेटे बहुओं की रूह कांप गई। घर में सन्नाटा छा गया। मुकेश कांपती आवाज में बोला, माँ, ये सब क्या है? यशोदा माँ ने अखबार छीन कर वापस मोड़ा और सीधे अपने बड़े बेटे की आंखों में देखा। फिर गुस्से से बोली, अब मुझे माँ मत बुलाओ। जब मैं रोती रही, तड़पती रही, तब तुमने एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया। जब ये बहुएं मुझे अपमानित कर रही थी, तब तुमने आंखें फेर ली। अब मैं ही तुम्हें इस घर से निकाल रही हूँ। बेटे और बहुएं हड़बड़ा गए। मुकेश और राजेश गिड़गिड़ाते हुए बोले, माँ, हमें माफ कर दो, ऐसा मत करो। कविता गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, हमें कोई नहीं निकाल सकता, ये घर हमारा भी है। यशोदा माँ ने एक जोरदार ठहाका लगाया, लेकिन उसमें अब कोई प्यार नहीं था। उन्होंने अपने बैग से कागज निकाला और कविता की तरफ फेंक दिया। यशोदा माँ तेज आवाज में बोली, यही पढ़ लो, ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर है और मैं तय कर चुकी हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। बेटे ने कांपते हुए कागज उठाया और पढ़ते ही उसके चेहरे से पसीना झलक पड़ा। राजेश हकलाते हुए अपनी माँ से बोला, माँ, हमें माफ कर दो। लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं थी। यशोदा माँ गुस्से में बोली, तुम लोग मुझे रोज बेइज्जत करने में लगे थे ना। जब चाहो माँ को ताना मारो, घर से निकाल दो, पर माँ की संपत्ति पर हक जरूर चाहिए। पर अब नहीं। अब मैं वही करूंगी जो सही है। कविता की आंखों में डर आ गया। पड़ोसी भी दरवाजे पर खड़े ये सब सुन रहे थे। यशोदा माँ दृढ़ स्वर में बोली, अब मेरा फैसला अटल है, निकलो मेरे घर से और कभी इस चौखट पर मत आना। बेटे और बहुआ के चेहरे सफेद पड़ गए थे। वे गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। यशोदा माँ ने दरवाजा खोला और बोली, निकलो यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस बुला लूंगी। अब ये घर मेरा है, सिर्फ मेरा। दोनों बेटे और बहुएं अपना सामान लेकर घर से निकलने पर मजबूर हो गए। यशोदा माँ अब पूरे घर में अकेली थी। जल्द ही उन्होंने अपने घर में ही एक आश्रम खोल लिया, जहाँ पर बुजुर्ग व्यक्तियों को भर पेट खाना और सम्मान मिल सके। आश्रम चलाने में प्रदीप और आरती उनका पूरा साथ देने लगे। अब वे सुकून से रहने लगी। उनके बेटे और बहुओं को उनके बुरे कर्मों का फल मिला। अब वे दर दर ठोकरें खा रहे थे। दोस्तों, संस्कार और सम्मान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, बल्कि संतान को अपनी ममता और त्याग से सींचती है। लेकिन जब वही संतान माँ को बोझ समझने लगे, तिरस्कार करने लगे, तो उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो लोग अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, उनका अंत भी सुख नहीं होता। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब वह स्वाभिमान के लिए खड़ी होती है, तो किसी तूफान से कम नहीं होती। इसीलिए माता पिता का सम्मान करें, उनका आदर करें, क्योंकि उनकी दुआएं जिंदगी का सबसे अनमोल आशीर्वाद होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।